नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर उपचुनाव में कोरोना पर लोकतंत्र भारी पड़ गया और 28 सीटों पर 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है। लेकिन चर्चा हम आज इस मसले पर करेंगे कि 70% वोटिंग उम्मीदवारों के प्रति गुस्सा है या फिर कुशल बूथ मैनेजमेंट। कोरोना काल में 70% वोटिंग क्या उम्मीदवार के खिलाफ गुस्सा तो नहीं है? अपने वोटरों को बूथ तक पहुंचाने में क्या बीजेपी कामयाब रही? लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी कि 11 मंत्रियों की सीटों पर जो कम वोटिंग हुई है उसके मायने क्या है? उपचुनाव सिंधिया, कमलनाथ और शिवराज का क्या राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा? तमाम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी खास मेहमानों के जरिए। लेकिन पहले यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए मंगलवार को वोटिंग हुई। चुनाव में 70% से ज्यादा मतदान हुआ। अब कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी सांसें थामकर 10 नवंबर का इंतजार कर रही हैं, जब चुनाव परिणाम आएंगे। इस बीच मतदान प्रतिशत को लेकर सियासी गुणाभाग भी शुरू हो गया है। 2018 के मुकाबले 2020 में 3% मतदान कम हुआ, लेकिन कोरोना काल और उपचुनाव के लिहाज से 70% वोटिंग को बम्पर वोटिंग ही माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ज्यादा मतदान सरकार और उम्मीदवारों के प्रति नाराजगी है? हालांकि सरकार को 7 महीने ही हुए हैं, ऐसे में सरकार के प्रति नाराजगी की खास वजह समझ नहीं आती। हाँ, प्रत्याशियों को लेकर बेशक जनता के मन में आक्रोश हो सकता है, क्योंकि जनता ने जिन्हें 5 साल के लिए चुना था वो 1.5 साल में ही दोबारा जनता के बीच चले गए। खुद मौजूदा 11 मंत्रियों की सीट पर कम वोटिंग इसकी तस्दीक कर रही है। जानकारी के मुताबिक बदनावर से राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, सांची से प्रभुराम चौधरी, डबरा से इमरती देवी, मुंगावली से ब्रजेंद्र यादव, अनूपपुर से बिसाहूलाल, बमौली से महेंद्र सिंह सिसोदिया, सुमावली से एंदल सिंह कंसाना, सुवासरा से हरदीप सिंह डंग, मेहगांव से ओपीएस भदौरिया और दिमनी से गिरिराज दंडौतिया, साथ ही ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर की सीट पर कम मतदान हुआ है। इनमें से 8 मंत्री सिंधिया समर्थक हैं। वहीं कुछ सीटों पर 2018 के मुकाबले वोटिंग बढ़ने के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहले नजर उन सीटों पर जहां पिछली बार के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई। भांडेर में जहां 2018 में 69.55% मतदान हुआ था, तो 2020 में 71.59% मतदान हुआ। वहीं अशोकनगर में 2018 में 74.46%, तो 2020 में 75.24% मतदान हुआ। मुंगावली में 2018 में 75%, तो 2020 में 77.42% मतदान हुआ। वहीं ब्यावरा में 2018 में 80.78%, तो 2020 में 81.74% मतदान हुआ। वहीं पोहरी में 2018 में 75.92%, तो 2020 में 76.11% मतदान हुआ। बहरहाल मतदान प्रतिशत का गणित जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस उपचुनाव में कमलनाथ, शिवराज और सिंधिया का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। इस बीच वोटिंग खत्म होने के बाद और काउंटिंग से पहले बीजेपी कांग्रेस के बीच बयानबाजी फिर से तेज हो गई है। 3 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बयान देते रहे कि मैं चिमटे से भी न छूंगा ऐसी सत्ता को जिसमें मुझे बहुमत न मिला। मन बदला, लालच आया, षड्यंत्र रचा, खरीदी बिक्री हुई। देश की सरकार से मिलकर, प्रधानमंत्री से मिलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने आप को और अपने 22 लोगों को बेचा। ये परिदृश्य पूरे मध्य प्रदेश ने देखा। अब कोई संभावना है नहीं। वैसे भी मेरी मान्यता है कि कांग्रेस विपक्ष का नेता चुनने को ही लड़ रही थी। कांग्रेस में भगदड़ नहीं मचे, इसलिए ये बार बार भ्रम पैदा करते थे सरकार बनाने का। कांग्रेस को सरकार बनाने 29 सीटें चाहिए, चुनाव हो रहा है कुल 28 पे। अब 28 पे 29 के परिणाम कैसे आएंगे, ये कला तो कमलनाथ जी को आती नहीं है, ये सिद्ध हो गया है। 28 सीटों पर 355 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो चुकी है। अब इंतजार 10 नवंबर का है। साथ ही इस बात का भी कि इस उपचुनाव के बाद क्या अगले 3.5 सालों के लिए मध्य प्रदेश की जनता को स्थिर सरकार मिल पाएगी, या फिर कुर्सी की खींचतान के बीच जनता यूं ही ठगी जाती रहेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सब के बीच में 2 बातें बेहद अहम।
कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां पर कोरोना होने के दौरान वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, लेकिन 21 विधानसभा की सीटें ऐसी भी रही हैं इन 28 में से जहां पर 0.6% से जो है करीब 10% तक वोटिंग परसेंटेज गिरा है। तो इसके अलग अलग मायने तलाशने के लिए खास लोग हमारे साथ जुड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर अमीनुल खान सूरी हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी की तरफ से प्रकाश मीरचंदानी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। शुरुआत प्रकाश मीरचंदानी जी आप ही से। नमस्कार। ये जो 70% के आसपास वोटिंग नजर आ रही है, कुछ सीटों पर तो 2018 के विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा वोटिंग हुई, इसे कैसे आप देखते हैं? ये कुशल बूथ मैनेजमेंट है या फिर लोग गुस्सा दिखाने के लिए घरों से निकले? नहीं मकसूद जी, ये गुस्सा वगैरह कुछ नहीं है, मतदाता की जागरूकता है। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो जनता के साथ सीधा संवाद किया, जो जनता के बीच में हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता गया है और कन्विंस कराया कि लोकतंत्र का उत्सव आप जब तक मतदान नहीं करेंगे तब तक फलीभूत नहीं होगा और उसका रिजल्ट नहीं आएगा, उसकी परिणति है। और हमारी बात, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बात मैक्सिमम लोग समझते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं। इस दृष्टिगत जो है मत प्रतिशत बढ़ा भी है और कोरोना का इतना भयावह डर होने के बाद भी जिस तरीके से जनता उस सारे उस भय से बाहर निकल कर आई है, उसके कारण से भी ये मतदान अच्छा हुआ है। और लेकिन ये हमारे लिए एक आशा की किरण भी है और एक अच्छा पॉजिटिव हमारे लिए रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक, तो ये पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन 11 मंत्रियों की सीटों पर कम वोटिंग के मायने को हम कैसे समझे? क्योंकि इससे पहले 2018 का लेटेस्ट एग्जाम्पल तो वही हमारे सामने है। उस वक्त भी कितने सारे मंत्री तो चुनाव हार गए थे जो कैबिनेट का हिस्सा थे। देखिए मकसूद जी, अभी जितने भी मंत्री बने हैं, जिन 11 मंत्री हैं, उनको कोई बहुत ज़्यादा काम करने को मिला नहीं है। इस दृष्टिगत उनका कोई आकलन लगा लिया जाए, मैं इसको ठीक नहीं मानता। आकलन तो देखिए 5 साल मंत्री पूरा टेन्योर करता है, उसके बाद उसका आकलन होता है। और अपन कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले 5 साल के टेन्योर का, उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं कि मंत्री उस समय हार गए। लेकिन अगर कुछ सीटों पर मंत्री थे उसमें और कुछ 15 साल, इस पर हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं 6 महीने या 4 महीने का, ठीक है वो। लेकिन इससे पहले भी कुछ लोग तो मंत्री थे ही ना, पिछली सरकार में भी तो कुछ चेहरे मंत्री थे, डाउट नहीं है। लेकिन 11 मंत्रियों की मतलब बाकी सीटों पर तो वोटिंग हो रही है, लेकिन मंत्रियों की सीटों पर वोट परसेंटेज कम क्यों निकला फिर? जी देखिए, जिन मंत्रियों की आप कांग्रेस के जमाने के मंत्रियों की जो बात कर रहे हैं, जो वर्तमान में भी मंत्री हैं, आप अगर उससे तुलनात्मक कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए, उन 11 मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया था क्योंकि उनकी राय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मेल नहीं खाती थी। कांग्रेस पार्टी से उनकी राय मेल नहीं खा रही थी और वो जो जनता के सामने जो खरे उतरने का जो उनका प्रयास था, वो उनका फलीभूत नहीं होता दिख रहा था। उसके कारण से उन्होंने अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया और अपने विधायकी पद से भी इस्तीफा दिया और जनता के दरबार में गए। उसके कारण से ये इलेक्शन हो रहा है। डॉक्टर सूरी, अब ये कांग्रेस उन पे खामखा का आरोप लगा रही। कांग्रेस अपनी जो उनकी जो गलतियां, अब आरोप प्रत्यारोप से कुछ होगा भी नहीं ना, अब तो फैसला जनता को करना है। 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर सूरी, आप इस वोटिंग परसेंटेज को कैसे देख रहे हैं? सब जीतेंगे। आप वोटिंग परसेंटेज को डॉक्टर सूरी कैसे देख रहे हैं? और 11 मंत्रियों की सीटों पर वोटिंग कम हुई है, अगर बाकी जगहों पर तो वोटिंग ज्यादा हुई है। कुछ 5 सीटें तो ऐसी है जहां पर 2018 के मुकाबले ज्यादा वोट पड़े हैं। देखिए मकसूद भाई, जिस समय कमलनाथ जी की सरकार को खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराया गया था, कमलनाथ जी जो जनादेश 2018 में कांग्रेस और कमलनाथ जी को मिला था, वो जनादेश को जब तार तार दिया गया था, उसी समय जनता ने मन बना लिया था कि जब भी उपचुनाव होंगे हमें इन बिकाऊ लाल विधायकों को सबक सिखाना है और वापस से जननायक कमलनाथ जी की मुख्यमंत्री बनाना है और कांग्रेस की सरकार को लाना है। तो हम जो जिस तरह से ये वोटिंग हुई है और जनता इस कोरोना काल में बाहर निकल के मतदान करने आई है, हम जनता का शीश झुका के बिल्कुल वंदन करते हैं कि इस समय लोकतंत्र बचाने के लिए जिस तरह से जनता सामने निकल के आई है और ये कांग्रेस के प्रति मतदान है।
और वापस 10 तारीख को आपको ये मेरी बात शब्द से शब्द मिला लीजिएगा, कांग्रेस की कितनी सीटें आपको दिखेंगी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब विषय उठता है कि बहुत सारे मंत्रियों की सीटों पे चुनाव में वोटिंग परसेंटेज 2018 के मुकाबले कम हुआ है। ठीक, अब उसको अगर अपन विधानसभा वार जब हमने विश्लेषण किया तो बहुत सारे बूथों पे कई जगह हमने पाया कि उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में कई बूथों पे बहुत अच्छा मतदान हुआ है और कई बूथों पे बहुत कम मतदान हुआ है। तो जो आकलन करने के बाद बहुत सारी चीजें हमारे समझ में आई कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी उन बूथों पे क्या प्रदर्शन किया था, कांग्रेस ने उन बूथों पे क्या प्रदर्शन किया था। तो एक बात जो हमारे निकल के सामने आ रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है, जो कार्यकर्ता है, वो निकला नहीं है इन बिकाऊ लाल के समर्थन में। और जब 10 तारीख के बाद आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बड़े नेताओं को लेकर हम बात करें का विश्लेषण और दो चेहरों को हम तो सामने रखें, जनता के साथ साथ डॉक्टर सूरी, ठीक है, आरोप अपनी जगह, लेकिन अब तो नतीजे आ ही जाएंगे ना। 28 विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 70 सभाएं की हैं और पूर्व सीएम कमलनाथ 39 जगहों पर सभाएं करने पहुंचे। तो ये भी तो एक अपील भी तो देखी जाएगी ना कि पब्लिक के पास कौन पहुंच रहा है वोट के लिए, अपने उम्मीदवारों के समर्थन के लिए। देखिए मकसूद भाई, न्यूज स्टेट ने लगभग सारी सभाएं, चाहे कमलनाथ जी की हों, सिंधिया जी की हों या फिर शिवराज सिंह जी की, कवर की। आपके सामने खुद विश्लेषण है कि किसके लिए जनता का अपार समूह टूट के कोरोना काल में भी आया सुनने के लिए, कहाँ पे जनता का कितना अपार समर्थन मिला। वहीं से एक इस चीज का दिशा तय हो गई थी, इन उपचुनावों की दिशा कहाँ जा रही है। और सबने चाहा वोट दीजिए, सबने बोला कि लोकतंत्र में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, सभी पार्टियों ने मांगा। पर अब जनता का आशीर्वाद किसको मिला है ये तो 10 तारीख को तय होगा। पर कहाँ कम कहाँ ज्यादा, जब एक राजनीतिक दल से हम जुड़े होते हैं तो हम उन चीजों का विश्लेषण करते हैं कि शहरी क्षेत्र में कम मतदान क्यों हुआ, उसका कारण क्या रहा, ग्रामीण क्षेत्र में उसी विधानसभा में मतदान ज्यादा क्यों हुआ, वहां पे क्या समीकरण है, क्यों ज्यादा हुआ। तो जब उन विश्लेषणों को करके हम सामने निकल रहे हैं, अभी भी विश्लेषण जारी है, तो हमें स्पष्ट तौर पे जो हमने मार्च में हमें लगा था, कमलनाथ जी कह रहे थे, उसी तरफ ये संकेत जाता हुआ दिख रहा है, कांग्रेस की तरफ ये संकेत जाता हुआ। चले, आप अपने अपने फेवर में दोनों लोग मान रहे, लेकिन अब पटेरिया जी से हम बात करेंगे, इस पर थोड़ा और डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। पटेरिया जी, जो आपने कांग्रेस को भी सुना, बीजेपी को सुना, मेरे सवाल भी आपने सुने, कैसे देखा जाए इस वोटिंग को, इसके मायने कैसे निकालें, जबकि मंत्रियों की सीटों पर वोटिंग कम हो रही है लेकिन बाकी जगहों पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया? मकसूद साहब, एक उक्ति है, मुंडे मुंडे मत भिन्ना। यहाँ मैं कहूँगा दले दले मत भिन्ना। हर दल अपनी बात को कहता है, जो उनको पसंद है वो तथ्य उठा लेते हैं और उसकी बात करने लगते हैं। मध्य प्रदेश के निर्माण से लेकर अब तक जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में 3.56% से जब भी ज़्यादा पोलिंग हुई है, सरकार उलट गई है। अगर हम 2013 की बात करें और 2018 की बात करें तो 2013 की तुलना में 2018 में 3.56% वोट ज़्यादा पड़े थे, 70.56% वोट पड़े थे। और उसका नतीजा ये हुआ था कि मध्य प्रदेश में सरकार उलट गई थी बहुत कम सीटों के अंतर से। अगर ये डिफरेंस 5% के आसपास होता तो ये 10-20 सीटों का अंतर हो जाता। अब रही बात इस चुनाव में, तो मेरी जानकारी में थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। 6 सीटें ऐसी मैं मानता हूँ जहाँ पर कुल मिला के लास्ट इलेक्शन है 2018 की तुलना में इस बार ज़्यादा वोट पड़े, लेकिन उसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर ट्रेडिशनली ज़्यादा वोट पड़ते रहे हैं, जैसे बदनावर। बाकी सीटों की बात नहीं करूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब भी लो पोल होता है वो इस बात का प्रतीक होता है कि कोई नाराजगी बहुत ज़्यादा नहीं है। और उलट कुछ भी हो सकता है, यानी बहुत परिवर्तन की आंधी नहीं है। परिवर्तन हो सकता है लेकिन आंधी जैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर लोकल फैक्टर काम करता है। एक बात को मैं पूरे मन से स्वीकार करता हूँ और पूरी जवाबदारी से आपके साथ स्वीकार करता हूँ, शेयर करता हूँ। 10 तारीख को भी आपके साथ बैठना है मुझे, प्लीज़। तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में दल बदल का एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। वो कितना होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आज की तुलना में मैं मानता हूँ कि वहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी को इस बात की बड़ी परेशानी महसूस करना पड़ी। भाजपा के बड़े लोगों और सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ मेरी जो संवाद हुआ इसके बाद में उनका कहना था कि बिकाऊ टिकाऊ गद्दार वफादार का नारा वहाँ कांग्रेस नहीं थी, वहाँ कांग्रेस के कारण कोई चीज़ नहीं होती। लोगों को लगा कि उनके वोट को बेच दिया गया है। अगर ये अब कितना इफेक्टिव होता है ये बात अलग है। भाजपा को भरोसा है अपने कैडर पर, संघ के 200-250 निश्चित तौर पर मुझे लगता है कुल मिला के लो जो वोट है वो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं लाता। परिवर्तन लाता है तो आधे आधे का परिवर्तन लाता है, कुछ जगह हो जाता है और 3.5% से ऊपर वोट बढ़ा है तो फिर एक स्वीप होने लगता है, बदलाव होने लगता है। इसके जो नतीजे हैं वो 3 लोगों का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे पटेरिया जी। तो किसके कद में क्या कमी आ सकती है, किसका कद बढ़ सकता है? एक तरफ सिंधिया है, एक तरफ कमलनाथ हैं और सबसे ऊपर सीएम शिवराज हैं, क्योंकि भाई अगर वो सीएम का चेहरा हैं और वो अपने उम्मीदवारों के लिए 70 सभाएं भी कर रहे हैं। मकसूद साहब एक बात मैं कहूँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, कांग्रेस के एक बहुत ही साइजेबल बड़े नेता से थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी सीटें बढ़ रही हैं, एज हमारा रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार नहीं जाएगी, सरकार बनी रहेगी। मैं उनकी बात को अपने साथ भी इंडोर्स करता हूँ। मुझे लगता है परिणाम कुछ भी आए लेकिन सरकार बनी रहेगी। मैं एज की बात को भी बाहर करता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसका फायदा शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और आने वाले 3 सालों में आप लगातार बाई इलेक्शन देखते रहेंगे। अब एक तो होने वाला है और 2, 4, 5 अगर इसके परिणामों के बाद हो जाए तो कोई आप बहुत बड़ी बात मतलब बाकी के जो 3 साल बचे हैं उसमें भी हम बाई इलेक्शन देखते रहेंगे, क्योंकि एक सीट तो बीच चुनावों के दौरान ही खाली हो गई लगातार कांग्रेस के एक और विधायक के इस्तीफे की वजह से। तो और अब वो तो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, एक गया तो फिर दूसरा भी जाएगा, तीसरा भी जाएगा। अभी तो बहुत सी चीजें मकसूद साहब आप जानते हैं। अब क्या कहूँ आपसे, शिवराज जी का जो कद है उससे मुझे लगता है अगर सरकार बनी रही तो अब प्रभावित रहेगा और अगर अच्छे परिणाम नहीं आए तो शिवराज सिंह जी का अल्टरनेटिव तलाशने की कोशिश होगी। ठीक है प्रकाश भी। दूसरी बात, सिंधिया, परिणाम कुछ भी हो, सिंधिया जी के आप कंप्लीट करें पटेरिया जी। परिणाम कुछ भी हो, केंद्र में सिंधिया जी को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा और मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत को लाया गया है। जो उनकी दादी की लीगेसी है वो मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक उसको भुनाने की भाजपा की एक दीर्घकालिक संघ की रणनीति है, उसका हिस्सा है। अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं आ गई तो बल्ले बल्ले कमलनाथ जी भर को उसका श्रेय जाएगा और दूसरे नेता तो क्योंकि कंपेयर में उतने ज्यादा रहे नहीं, भले ही दिग्विजय सिंह कुछ समय तक हेलीकॉप्टर लेके ब्यावरा वगैरह पे गए हों, दूसरी तरफ कुछ अजय सिंह जी भी गए हों, कभी बाद के दौर में दिग्विजय सिंह बाई कार मालवा में गए हों, लेकिन कैंपेन का फोकस कमलनाथ पे रहा है। अगर जीत गए तो कहते हैं ना ताली कप्तान की और अगर हार गए तो गाली भी कप्तान की, तो मेरा विश्लेषण तो यही है। प्रकाश जी अब आप जरा बताएं, जैसे कि पटेरिया जी कह रहे हैं ये 10 नवंबर के नतीजों के बाद भी फिर क्या एक अलग तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स रहेगी, क्योंकि ये आज की तारीख में दावा बहुत दोनों की तरफ से हो रहा है कि हम 28 के 28 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन ये सबको पता है कि जब 10 नवंबर को नतीजे आएंगे तो होगा क्या? देखिए मकसूद जी, मैं तो केवल दावे का विषय नहीं है, मैं आपको यहाँ सच्चाई बताना चाहूँगा। मेरी बात पे अभी जितना भी शिव अनुराग जी ने जो बातें कही मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। इन्होंने कहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो आक्रोश बढ़ता है, उसकी परिणति होती है कि सरकारें उलट जाती है, ये बिल्कुल गलत है। आज जिस तरीके से समाज के अंदर जो जागृति आई है, अपने मत का अधिकार का जो विषय है, निर्वाचन आयोग को उसको बधाई देना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने जन जागृति चलाई है, आप ये 18 के चुनाव में भी देखिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था। हर बार हम 2003 से जितने भी चुनाव हुए हैं, चौथा चुनाव लगभग होने को आ रहा है, उसमें हर बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। जहां जहां व्यक्ति ने उसको लगा है कि मेरे कारण से ये विषय हो सकता है, और जो समाज के अंदर जो जन जागृति और जिस व्यक्ति को ये लगा है कि मुझे जाना चाहिए अच्छी सरकार, आगे भी आपसे और भी बात होगी। 10 नवंबर से पहले हम लगातार बैठेंगे और इस पर बात करेंगे जिस तरीके से लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दावे किए थे। हाँ, वो दावे अपनी जगह, लेकिन अगर कहीं पर वोटिंग बढ़ रही है और मंत्री वाली सीटों पर वोटिंग कम हो रही है तो भाई उनके लिए तो और ज्यादा ये सब्जेक्ट होना चाहिए ना,
वो अपने इलाके में, मतलब ग्वालियर चंबल में जो हेडक्वार्टर है वहीं पर दोनों सीटों पर वोटिंग जो है 50% से कम हो रही है। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाह रहा था मैं कि ये कहा कि दल बदल, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि कितना गलत कन्वर्जेशन किया जा रहा है इस बात का। किसी भी व्यक्ति ने दल नहीं बदला है, और अगर दल बदलता व्यक्ति तो उसकी तो मतलब आप ये समझ लीजिए तो अयोग्य घोषित हो जाता। हम किस तरीके से बार बार ये प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कांग्रेस की परिपाटी या जो गलत मैसेज जा रहा है। किसी भी व्यक्ति ने दल नहीं बदला है, व्यक्ति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अच्छा, पार्टी बदल बातें हैं। हाँ, तो इस्तीफा देने के बाद तो दूसरे टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं ना। इस बात को समझा है, किसी भी व्यक्ति ने नहीं बदला। हाँ, वो तो टेक्निकल चीजों को तो समझना होगा ना। देखिए चुनाव, देखिए मेरी बात समझ लीजिए, मैं आज अगर किसी सीट पे विधायक हूँ किसी पार्टी से, टेक्निकल नहीं, वो तो करना होगा ना। चीज है जो संवैधानिक रूप से व्यवस्था है, अब आप उसको टेक्निकल कह दीजिए या उसको सामान्य बात से कह दीजिए, ये व्यक्ति ने त्याग किया। ये बात जनता ने बहुत अच्छे से, और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर सूरी इस पर काउंटर करेंगे प्लीज। डॉक्टर सूरी, जनता को बताई है। मेरे पास आखिर के 2 मिनट हैं, पद नहीं छोड़ता। डॉक्टर सूरी प्लीज काउंटर टू प्रकाश मीरचंदानी जी प्लीज। और सूरी जी तो अब क्या काउंटर इस पे करें, आप मुझे बताइए कि दल बदल नहीं किया कोई कांग्रेस पार्टी से विधायक। सूरी जी उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे इस्तीफा दिया भाई, बिल्कुल दल बदल नहीं किया आपने, पूरा का पूरा अपनी विचारधारा को त्याग दिया। कैसे हो गया? आपने एक विचार, आप किसी प्रकाश जी आपकी आदत बहुत खराब है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है पर आप दूसरों को चैन से बोलने नहीं देते। आप अपने समय पे बोलिए, मैं बोल लेता हूँ मेरी बात। प्रकाश जी प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए। अरे क्यों 30 साल तक शूट करती रही, 20 साल तक शूट करती रही, 40 साल तक शूट करती रही, और एकदम से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, अरे पैसों के आगे आके आदमी बिक गया। आप लोगों के लिए सत्ता की लोलुपता इतनी ज्यादा हो गई कि 15 माह आप सत्ता के बाहर रह के बेचैन हो गए, तड़पने लगे, मरने लगे। ये स्थिति आपकी हो गई कि आपने पैसों से, मसल पावर से, अरे हम क्या झूठ बोल रहे हैं, आपने कैसे खरीदा है सब जनता जान रही है, जनता देख रही है, जनता ने अपने मतदान का इस्तेमाल कर लिया है। ये आपके सारे बिके हुए विधायकों के खिलाफ जनता है, कमलनाथ जी के पक्ष में मतदान किया है जनता ने। और यहाँ के यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है, उन्होंने भी इन बिकाऊ विधायकों को नकार दिया है, उन्होंने भी इनके खिलाफ मतदान करने का काम और कांग्रेस के साथ आने का काम किया है। जब 10 तारीख को आपको ईवीएम खुलेंगी तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। दल बदल नहीं हुआ, अरे मन बदल लिया, पैसों के पीछे गिर के अपनी सारी चीजें बदलनी, सब कुछ भूल गए। तो आपको लगता है अपील किया लोगों को? फिर वही बात, मैं अगर पद के साथ दूसरी पार्टी में जाता तब दल बदल होता भाई। बिल्कुल मकसूद भाई, 2 मुद्दे बहुत प्रभावशाली रहे हैं इस चुनाव में। एक तो मैंने आपसे पहले भी स्पष्ट कहा किस तरह से कमलनाथ जी की सरकार को गिराया गया, और जो दल बदल, जो जिस तरह से मन बदल, पैसों के पीछे अपने आदान प्रदान करके, मसल पावर का इस्तेमाल करके जो ये विधायक बिके कांग्रेस पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं, इनको पूरी तरह से जनता ने नकार दिया। दूसरा, 15 माह का कांग्रेस का और कमलनाथ जी का सुशासन जनता के सामने था, जिस मुद्दे को लेकर हम चुनाव में उतरे। ये 2 मुद्दे प्रभावशाली तय करेंगे कि जनता ने किस तरह से कांग्रेस पार्टी को अपार समर्थन दिया, और ये 10 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि सरकार रहेगी। अरे सरकार रहेगी, अभी शिव अनुराग जी को किसी का वरिष्ठ कांग्रेस 10 तारीख को बताएगा, समय बताएगा। नाम नहीं बताएंगे, लेकिन वो पहले उन्होंने साफ कर दिया था। अरे आपको 10 तारीख को जनता ने किसको क्या आशीर्वाद दिया वो अपने आप सामने आ जाएगा। सरकार किसकी रहेगी, किसकी जाएगी। अरे 4 नवंबर तो हो चुकी, 6 दिन और इंतजार कर लेते हैं। इतना ही सरकार 10 नवंबर को बहुत कुछ साफ हो जाएगा। राहुल लोधी जी को बीच चुनाव बहुत कुछ साफ हो जाएगा 10 नवंबर तक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है पटेरिया जी, लेकिन बने रहेंगे छत्तीसगढ़ पर बात करने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद बात छत्तीसगढ़ की होगी। बहुत शुक्रिया।